गुड इवनिंग क्लास। हम लोग भाग 1 देख लिए, राज्यों का उदय देख लिए। अब आज हमें क्या देखना है, हम आज देखेंगे भाग 2। ठीक ना, कि मतलब हमने ये सब देख लिया ना कि कैसे कैसे राज्यों का उदय हुआ। ठीक ना, संघ क्या होता है, संविधान क्या होता है, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन भी देख लिया, सब कुछ देख लिया हम लोग। आज हम पढ़ेंगे भाग 2। अब अपने भाग 2 का नाम है सिटीजनशिप। समझ गए, नागरिकता, जिसको हम क्या बोलते हैं, नागरिकता बोलते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि आप कहेंगे ये है पार्ट 2, ऐसे ही लिखना है पार्ट 2। इसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे इस अध्याय का नाम है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, ठीक ना। इसको हम हिंदी में कहते हैं भाग 2, तो भैया 2 ही रहेगा। और इसका मतलब होता है नागरिकता। इसका मतलब क्या होता है, नागरिकता। जैसे हमने देखा भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक था, तो हमने कहा कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक था। ऐसे ही भाग 2 में भी होगा, कुछ अनुच्छेद इसमें आएंगे। तो हम कहेंगे इसमें बताओ कौन कौन सी हेडिंग बनेंगी, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कहां से कहां तक आएंगे अनुच्छेद। तो आप पहले लिख लो कि इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं। तो हमने कहा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आता है। ठीक है ना, आर्टिकल 5 से लेकर कहां तक आता है, आर्टिकल 11 तक आता है। तो देखो क्वेश्चन कहीं पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे सीधे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि आर्टिकल ये बताओ कि नागरिकता कहां से कहां तक आता है। ठीक ना, यूपीएससी वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि मतलब कोई भी चीज हमें लाइटली नहीं लेनी है। जो भी चीजें हम पढ़ेंगे विधिवत पढ़ेंगे, ठीक ना, इसलिए आपको कोई भी चीज लाइटली नहीं लेनी है, पूरा विधिवत पढ़िए। अगर उसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा, सब बताया जाएगा। ठीक ना, तो ये है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या आता है, तो हम कहेंगे भाग 2 आता है। और भाग 2 में क्या है, तो हम कहेंगे भाग 2 में नागरिकता है। समझ गए। अब ये आप इसमें एक क्वेश्चन देखो, पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, कि कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे। पहले हम फैक्ट पढ़ेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ ये जो नागरिकता है ये कहां से लिया गया है। समझ गए, ये कहां से लिया गया। जैसे अपना संविधान बनाया गया है तो ये कई जगहों से सोर्सों को जुटा के बनाया गया है। जैसे हमने पहले लेक्चर में हमने देखा था, जैसे वहां पर गीता उता मैं बता रहा था कि कुछ ऐसे धर्म ग्रंथ होते हैं, वहां से चीजों को हमने समझा है। तो ऐसे ही आपको यहां पर भी समझने हैं। समझ गए, ऐसे ही यहां पर समझने हैं। इसका मतलब ये जो अपना संविधान बनाया गया ये कुछ स्रोतों से बनाया गया होगा। अब स्रोतों का मतलब जैसे दूसरे देश के जो संविधान होंगे ना, वहां से इसको कॉपी कर लिया गया कुछ। जैसे ब्रिटेन के संविधान से कुछ कॉपी किया गया है, अमेरिका के संविधान से कुछ कॉपी किया गया है, जर्मनी के सिद्धांत से कुछ कॉपी किया गया है। ठीक ना, जापान के संविधान से कुछ लाया गया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से कुछ लाया गया है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लाया गया है। ऐसे ऐसे करके ये क्या किया जाता है, हम कहीं दूसरे संविधानों का क्या किए हैं, कॉपी किए हैं। तो ऐसे ही नागरिकता को भी कहीं से कॉपी किए होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ हम नागरिकता को कहां से लिए हैं, तो आपको तुरंत बताना है कि ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। कहां से लिया हमने, तो हम कहेंगे बताओ नागरिकता को कहां से लिया गया है। तो ऐसे लिख लेते हैं कहां से लिया गया है, कहां से। तो कहां से आप क्या लिखोगे, तो हम कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। कहां से हम लोग लिए हैं इसको, ब्रिटेन के संविधान से इसको लिए हैं। ठीक ना, कहां से लिए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रिटेन के संविधान से हमने इसको लिया है। अब एक चीज और आती है, अब आपसे पूछेगा ना कि ये बताओ कौन सी सूची में है, कौन सी सूची में है। तो पहले आप सूची समझ जाओ, तभी तो आप समझ पाओगे ये सूची क्या होता है। इधर देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे सूची क्या है, सूची क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सूची क्या होती है। देखो मेनली आपको बता दें 3 सूचियां होती हैं। ऐसे होती हैं 4 सूचियां, लेकिन चौथी अभी हमें पढ़नी नहीं है। जब हम ये सब पढ़ेंगे तब वहां पर चौथी सूचियां देखेंगे। अभी ऐसे आपको मेनली पढ़नी है 3 सूचियां। एक को बोला जाता है संघ सूची, क्या बोलते हैं इसको हम, संघ सूची। और एक को हम बोलते हैं राज्य सूची, और एक को हम बोलते हैं समवर्ती सूची। पहले आप नाम याद करेंगे इनके, अब जाके देखो सूची को अंग्रेजी में लिस्ट बोलते हैं, और संघ को अंग्रेजी में हम बोलते हैं यूनियन। इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनियन लिस्ट बन गई। और राज्य को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट।
इसका मतलब ये क्या बन गया, तो हम कहेंगे ये बन गया स्टेट लिस्ट, ठीक ना। तो समवर्ती को बोलते हैं कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंट लिस्ट। तो आप कहेंगे कि बताओ ये अगर 3 सूचियां हैं तो ये कैसे कैसे देखो हमने कहा सूचियां हैं, हमने ये नहीं कहा कि ये अनुसूचियां हैं, ये क्या है, सूचियां हैं। हमने अनुसूचियों को भी देखा था, तो अनुसूचियां कितनी थी, 12 थी। मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान संविधान में कितनी थी, हमने कहा 12 थी। लेकिन सूची कितनी होती है, तो हमने कहा 3 सूचियां होती हैं, 4 सूचियां होती हैं, एक अवशिष्ट होती है, उसके बारे में बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक ना। तो ये जो संघ होता है इसका मतलब ये होता है कि इस पर जो कानून बनाएगा ना केंद्र सरकार बनाएगा, मतलब संघ बनाएगी। तो यहां पर लिख लेंगे कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास, केंद्र सरकार के पास, या आप लिख सकते हो इसी को हम क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं, केंद्र सरकार के पास होगा। केंद्र लिखा जाए या संघ लिखा जाए, दोनों बात एक ही है, बता दे रहा हूं ये भी, ठीक ना। तो मतलब इस पर कौन कानून बनाएगा, हमने कहा केंद्र सरकार बनाएगी। ऐसे ही इस पर कौन बनाएगा कानून, तो हम कहेंगे ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, राज्य सरकार के पास होता है, ठीक ना। और ये जो समवर्ती सूची होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, इसमें हम कहते हैं दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, दोनों सरकार। अब दोनों सरकार का मतलब आप कहोगे कौन कौन सा भैया, तो हम कहेंगे भैया देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, समझ गए। मतलब ये है यूनियन, ये है स्टेट और ये है कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट में क्या करते हैं, दोनों सरकारें क्या करेंगी, कॉन्करेंट का मतलब समवर्ती, दोनों सरकारें उस पर क्या कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में, जैसे हमने कहा इसका अगर हमने एग्जाम्पल देखा तो इसमें आपका पहले तो नागरिकता ही रख दो कि नागरिक पे अगर संशोधन करना होगा तो ये कौन करेगा, तो हम कहेंगे ये भैया केवल संघ कर सकती है, इसमें राज्य कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हमने कहा कि बाह्य मामले, बाह्य मामले, बाह्य मामले का मतलब ये होता बाबू, जैसे मान लो कि आपको चाइना से व्यापार करना हो या अमेरिका से व्यापार करना हो, तो उनके ऊपर आप कितना टैक्स लगाओगे, कितना टैक्स नहीं लगाओगे, ये सब किसके अंडर में आएगा, तो हम कहेंगे ये आएगा संघ के अंदर में आएगा। अच्छा राज्य में क्या आता बाबू, तो हम कहेंगे जैसे राज्य में आता है पुलिस, पुलिस किसका विषय है, तो आपको याद रहना चाहिए पुलिस जो होता है ये राज्य का विषय होता है। अच्छा सूचियों का मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सूचियों का मतलब होता है बाबू ना विषय, अगर इसको हम ना एकदम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसका मतलब होता है विषय, सूचियों का मतलब होता है विषय। अब आप कहेंगे विषय का मतलब क्या होता है, विषय का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि देश में कुछ काम करने होते हैं, जैसे मान लो शिक्षा, शिक्षा एक विषय है, समझ गए। ऐसे हमने कहा पुलिस वाली, तो ये मतलब पुलिस वाला भी क्या हुआ, एक व्यवस्था है, तो मतलब ये भी एक आपका विषय हुआ। हेल्थ, हेल्थ भी आपका क्या हुआ, एक विषय हुआ। तो जो हेल्थ होगा ना, हेल्थ को आप इसमें रख दो, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य किस में आएगा, दोनों में आएगा, स्वास्थ्य किस में आएगा, दोनों में आएगा। उस पे स्वास्थ्य के मामले में उस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, और उस पे हमने कहा कि केंद्र सरकार भी क्या करेगी, कानून बना सकती है। शायद अब आप क्लियर होंगे। सूची, सूची कहने का मतलब केवल आपसे विषय से, और विषय का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज पर काम करना हो, जैसे हमने कहा शिक्षा हुआ एक विषय हो गया, ठीक ना। फिर ऐसे हमने कहा कि कुछ भी मुद्दा मान लो कि जैसे मान लो वैकेंसी लाने, जैसे ये मान लो हेल्थ, हेल्थ भी आपका क्या हुआ, एक विषय हो गया। ऐसे तमाम विषय बनाए गए हैं, जैसे रेलवे, रेलवे भी आपका एक विषय हो गया। मतलब ऐसे तमाम चीजें बनाई गई हैं कि जैसे देश को चलाना है तो हमें क्या क्या करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, तो उनको हम क्या मानते हैं, यहाँ पर विषय मानते हैं। तो कौन सा आपका, जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है उसको संघ बोलना, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है उसको राज्य में रखना, और जिस पे दोनों बनाती है उसको किस में रख देना है, समवर्ती में रख देना। इसमें आपका समवर्ती में आपका शिक्षा भी आता है, शिक्षा भी आता है, पहले शिक्षा राज्य में आता था, ठीक ना। ऐसे ऐसे करके आप, शायद अब आपको सूची समझ में आ गई होगी।
तो ये आपसे पूछेगा बताओ नागरिकता कौन से सूची का विषय है, तो हम कहेंगे भैया ये देखो सीधे आपको बताना है ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची में है, संघ सूची में है, ठीक ना, संघ सूची में। तो नागरिकता कौन सी सूची में है, तो आपको सीधे बताना है कि ये संघ सूची में है। सूचियों के बारे में आपने समझ लिया, ठीक ना, सूचियों के बारे में आपने समझ लिया अच्छे से। अब आपसे पूछेगा बताओ नागरिकता कौन से भाग में है, तो आप कहेंगे नागरिकता भाग 2 में है। पूछेगा कि भाग 2 में अनुच्छेद कहां से कहां है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 5 से लेके 11 है, ठीक ना। पूछेगा कि ये बताओ नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, तो आप कहोगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर आपसे पूछेगा ये बताओ ये जो नागरिकता होती है ये कौन से सूची का विषय है, तो आप कहोगे ये यूनियन लिस्ट का विषय है, मतलब कि संघ सूची का विषय है। इतना अगर आपका क्लियर होगा तब हम आगे कुछ चलें, आगे आपको पढ़ाएं थोड़ी सी नागरिकता के बारे में। देखो जब बात आती है नागरिकता की कि ये नागरिकता क्या होता है, नागरिकता क्या है, पहले मैं आपको एक वर्ड में बताता हूं, नागरिकता एक अधिकार है। नागरिकता क्या है, तो आप कहोगे नागरिकता एक अधिकार है। क्या है बाबू नागरिकता, तो हम कहेंगे नागरिकता एक अधिकार है। अब आप कहेंगे अधिकार क्या होता है, भाई ये भी तो क्वेश्चन आप पूछोगे कि अधिकार क्या होता है, तो मैं सीधे बोलता हूं अधिकार का मतलब होता है हक है, हक है, समझ गए, हक। अब भैया अब इससे ज्यादा देहाती शब्द कुछ बन भी नहीं सकता, इतना तो सभी को पता है ना हक क्या होते हैं। जैसे हम कहते हैं ये हमारा पद है, ठीक ना, ऐसे ऐसे करके हम बोलते हैं ना कि ये मेरा पद है, ये मेरा हक है, समझ गए। जैसे अगर से कहीं पर जमीन हो रहा है, जमीनों का विवाद होता है तो लोग कहते हैं नहीं कि ये मेरा हक है, मतलब ये मेरे हिस्से का जमीन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हक बोलते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो आपको सीधे बोलना है कि भैया नागरिकता क्या होता है, एक अधिकार है, और अधिकार क्या होता है, तो हम कहेंगे एक हक है, समझ गए। अब शायद आपको यहीं से नागरिकता समझने में आसानी भी होगी, समझ गए, वरना आपको नागरिकता समझ में आती ही नहीं कि ये नागरिकता क्या होते हैं, ये नागरिकता क्या नहीं होते हैं, तो आप कहां से समझोगे। अब देखो दूसरी बात आती है, अब आपसे एक बात आती है, क्या अपने संविधान में नागरिकता को परिभाषित किया गया है। अब बात भाई हमने देखा भाग 2 में आ रहा ना, तो अगर भाग 2 में लिखा है तो इसका मतलब आप यही तो समझोगे कि संविधान में नागरिकता को परिभाषित किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना संविधान किसी भी चीज की परिभाषित मतलब किसी भी चीज की परिभाषा नहीं देता है। पहला बात आप याद रखो, सबसे पहली बात आपको यही याद रखना है कि संविधान किसी भी चीज की परिभाषा नहीं देता है, समझ गए। और ये अगर आपको याद हो गया तो इतना याद रखे रहना, आपको बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट करने में फायदा होंगे, या जैसे पीसीएस का एग्जाम होता है या आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है, उन सब चीजों में ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। कहीं पर दे देता ना स्टेटमेंट बना के कि यहां पर जो होती है संविधान हमारा इसकी परिभाषित करता है, संविधान हमारा इसको परिभाषित करता है, तो वो ऑप्शन सीधे आप गलत कर सकते हो। क्यों इसलिए कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि जो अपना संविधान है वो किसी भी चीज की परिभाषा नहीं देता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो पहले आप हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे भैया देखो ये जो नागरिकता शब्द है, संविधान इसे परिभाषित नहीं करता है, परिभाषित नहीं करता है, परिभाषित नहीं करता है। तो भैया क्या करता है, तो हम कहेंगे यह केवल नागरिकता की चर्चा करता है। क्या करता है, यह केवल नागरिकता की चर्चा करता है, चर्चा करता है। अच्छे से यह लिख लो, देख लो, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछिए। संविधान इसे परिभाषित नहीं करता, अरे भैया इसे का मतलब नागरिकता, मतलब संविधान नागरिकता को परिभाषित नहीं करता है, तो क्या करता है, यह केवल नागरिकता की चर्चा करता है। समझ गए। तो अपना संविधान किसी भी चीज की परिभाषा नहीं देता, ये भी आप नोट कर लेना कहीं पर, अगर आप बहुत चीजें आगे आएंगी। समझ गए। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं।
देखो इतने आपके फैक्चुअल डाटा थे। अब हम चलेंगे थोड़ा से कॉन्सेप्ट की तरफ। अब कॉन्सेप्ट में क्या समझने, देखो ठीक ना। अगला आप लिखेंगे नागरिकता का अर्थ। नागरिकता का अर्थ, मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। क्या पढ़ेंगे इसको हम? मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। क्या होता भैया ये? तो हम कहेंगे भैया देखो नागरिकता क्या होता है, अभी आपने देखा एक अधिकार होता है, मतलब ये जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र का मतलब अपना संघ। राष्ट्र क्या करता है? राष्ट्र क्या करता है? राष्ट्र अपने नागरिकों को कुछ अधिकार तथा कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? कुछ अधिकार तथा कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है। पहले आपको ये भी आपको बढ़िया से याद कर लेना है। क्या कहता है? राष्ट्र अपने नागरिकों को, अपने नागरिकों, अभी मैं सब समझाऊंगा कि नागरिक कौन है कौन नहीं है। अपने नागरिकों को कुछ अधिकार तथा विशेषाधिकार कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है। विशेषाधिकार प्रदान करता है। पॉइंट बढ़िया से लिखना भैया। एक बोला है अधिकार और दूसरा बोला है विशेषाधिकार, ठीक ना। एक बोला अधिकार, दूसरा बोला है विशेषाधिकार। राष्ट्र अपने नागरिकों को कुछ अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करता है। बदले में अगर आपको कुछ कोई देता है तो बदले में आपसे कुछ उम्मीद भी करता है वो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे राष्ट्र भी अगर आपको कुछ अधिकार और विशेषाधिकार दे रखा है तो आपसे वो कुछ उम्मीद भी करके बैठा है। अब क्या उम्मीद करके बैठा, देखो वही समझ गए, प्रदान करता है। तो आप यहां पर लिखोगे बदले में राज्य आपसे कुछ चाहता है। भैया आपसे राज्य क्या चाहता है? समझ गए? बदले में राज्य आपसे ना लिखे बल्कि यहां पर लिखो राज्य अपने नागरिकों से, राज्य अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वह देश के कानून का सम्मान करे। वह का मतलब बाबू नागरिक, वह देश के कानून का सम्मान करे, ठीक ना। बढ़िया से इसको भी लिखेंगे। क्या कह रहा है? डिफिनेशन समझो। वह देश के कानून का सम्मान करे, वह का मतलब नागरिक देश के कानून का सम्मान करे। और क्या बोलता है? और आपसे यह भी उम्मीद रखता हो कि अपने दुश्मनों से रक्षा करे। अपने दुश्मनों से देश की रक्षा करे। ये है बाबू इसकी मीनिंग, ये है इसकी मीनिंग। अगर मैं आपको बता रहा हूं ये आपको नहीं याद होते हैं तो उसमें आप टेंशन मत लो, लेकिन देखो हमें क्या करने, हमें प्रॉपर हर चीज पढ़नी है तो मुझे बतानी तो पड़ेगी। तो आपको यहां पर याद होने चाहिए, राष्ट्र अपने नागरिकों को कुछ अधिकार तथा कुछ विशेषाधिकार देता है। बदले में वो आपसे क्या करता है? कुछ अपेक्षा करता है। और अपेक्षा किस चीज की करता है? कि जो भारत में कानून बनाएंगे उनका आप सम्मान करो, ठीक ना। अगर किसी देश से हमारा अनबन चल रहा है या कुछ चल रहा है तो उससे क्या करना है? हमें उसके खिलाफ भी हमें अपने देश को बचाना भी है। ये भी चीजें इसमें होती हैं, समझ गए? तो ये आपका दूसरा क्लियर हो गया। अब इसी में एक बात और बोला गया है,
इसी में एक बात और बोला गया, मतलब चाहे इन्हीं बातों से आप निकाल सकते हो, इसका मतलब बाबू यहां पर नागरिक, जो ये नागरिकता है ये व्यक्ति और राज्य के बीच में एक संबंध को बता रही है। क्या बता रही है? तो हम कहते हैं यह जो होता है मतलब नागरिकता, नागरिकता, नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध को बता रही है, संबंध को बताती है। ऐसे लिखो, संबंध को बताती है। बस क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर, समझ गए? पहले ये लिखो फिर ये लिखो। क्या बोला है? नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध को बताती है। किसके किसके बीच? राज्य और व्यक्ति के बीच, राज्य और व्यक्ति के बीच नागरिकता क्या करती है? राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध को बताती है। भैया अब हम ये देखेंगे कि नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है। कैसे? तो यहां आप लिखोगे कि नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है। दूसरा टॉपिक अब नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है, कैसे प्रदान की जाती है। जो नागरिकता होती है ये दो प्रकार से प्रदान की जाती है। एक पहला लिख देता हूं और एक दूसरा लिख देता हूं। पहले को बोलते हैं जुस सोली, जुस सोली, ठीक ना? ऐसे पढ़ते हैं, जुस सोली पढ़ते हैं, या तो इसको और क्या पढ़ा जाता है? जसोली भी पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग पढ़ना है, एक ही मत पढ़ देना, ठीक ना? अभी मीनिंग समझा रहा हूं। और एक और क्या होता है? जुस सैंग्विन। क्या होता है एक और? तो हम कहेंगे जुस सैंग्विन्स, ये होता है। इसकी हिंदी नहीं होती है, ये भी बता दे रहा हूं। जुस सोली और जस सैंग्विन्स, ये दो चीजें होती हैं। अच्छा, जुस सोली का मतलब देखो, सोली का मतलब होता है सॉयल, और सॉयल का मतलब होता है मिट्टी। सॉयल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। समझ गए? सॉयल का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे मिट्टी। अब बाबू मिट्टी का संबंध ये हुआ कि ये किसकी बात कर रहा है? ये जन्म स्थान की बात कर रहा है, कि मतलब आप किस मिट्टी पर पैदा हुए हो। तो ये किसकी बात कर रहा है? जुस सोली का मतलब ये होता है कि आपको नागरिकता जन्म के आधार पर दी जा सकती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है जन्म स्थान के नाम पर, जन्म स्थान के आधार पर लिखो, जन्म स्थान के आधार पर। हो गया दो बात आपका, ठीक ना? अगर आपको नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर मिली है तो ऐसे नागरिकता को हम क्या बोलते हैं? जुस सोली बोलते हैं। समझ गए? जिसका संबंध किससे है? मिट्टी से। भैया जहां आप पैदा हो गए तो मिट्टी तो होगी, मिट्टी तो हुआ। तो ये आपको समझना है, जन्म स्थान के आधार पर अगर आपको मिलती है नागरिकता तो उसको हम बोलते हैं जुस सोली बोलते हैं, या उसी को बोला जाता है सॉयल बोला जाता है, या उसी को बोला जाता है मिट्टी बोला जाता है। समझ गए? दूसरे नंबर पे आओ भैया, जस सैंग्विन। ये जो सैंग्विन्स दे रखा ना, इसका संबंध किससे होता है बता दें? रक्त से इसका संबंध होता है। मतलब अगर आपको नागरिकता नस्ल के आधार पर दी गई हो, रक्त के आधार पर दी गई हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जुस सैंग्विन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जुस सैंग्विन्स बोलेंगे। तो यहां पर आप लिखोगे नस्ल के आधार पर, नस्ल या रक्त, या बाबू इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड के आधार पर, के आधार पर, ठीक ना? क्लियर हो गया? अब बताओ, कोई भी आपको जुस सोली और जुस सैंग्विन्स में कोई भी दिक्कत हो बताओ आप। हाँ, दिक्कत तो कुछ नहीं, नस्ल सब बता देते हो। नस्ल के आधार पे हो या रक्त के रक्त से मिलाया गया हो, कि मतलब अगर वो उनका लड़का है तो उसको ये नागरिकता मिलनी चाहिए, वो फलाने का लड़का है तो उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। ऐसे अगर से दिया जाता है नागरिकता तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हम कहते हैं ये मिल रहा है जिस सैंग्विन के आधार पर उनको नागरिकता दी जाती है। ये दो पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए तो और हम आगे चलते हैं, कुछ और पढ़ना अभी।
मीनिंग समझो पहले। अब जैसे क्या होते हैं, ये है मान लो भारत, ये है अपना प्यारा भारत। अब यहां कौन लोग रहते हैं? व्यक्ति लोग रहते होंगे, व्यक्ति बोले या इन्हीं को हम लोग बोल दें, या इन्हीं को हम बोल दें कि ये पीपल है, ठीक ना। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ये जो व्यक्ति होते हैं ना, इनको ऐसे दो भागों में बांटा जाता है। मान लो भारत में जो रह रहे हैं, जो भारत में रह रहे हैं, वहां पर मान लेते जितने लोग हैं सभी लोगों को मिला के हम क्या बोल दिए? व्यक्ति बोल दिए, लोग बोल दिए। अब इन्हीं व्यक्तियों को हमने क्या कर दिया? भारत में दो पार्ट में बांट दिया, दो पार्ट में बांट दिया। एक को हमने बोला नागरिक, एक को हमने क्या बोला? नागरिक बोला, और नागरिक को अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल, ठीक ना। एक को हमने क्या बोला? नागरिक बोला, और दूसरे को हमने एलियन बोला। क्या बोला हमने? एलियंस बोला। और एलियंस का मतलब होता है जैसे विदेशी टाइप, ठीक ना। एलियंस का मतलब क्या समझोगे? विदेशी टाइप, मतलब विदेशी लोग हैं ये। अब ये जो नागरिक होते हैं भारत के भैया ये नागरिक कौन हो गए और ये विदेशी टाइप में कौन हो गए? समझ गए? जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई है वो भारत के नागरिक है। अब भैया अभी आपने समझ में आया कि नागरिकता क्या है? व्यक्ति और राज्य के बीच में एक संबंध स्थापित करती है, वही नागरिकता होती है। कहने का मतलब जो नागरिक होंगे उन्हीं को केवल नागरिकता मिलेगी, और जो नागरिकता जिनको मिली होगी वही केवल भारत के नागरिक होंगे। क्लियर? अब ये बात आपको समझ नहीं आती, ये नागरिक हैं कौन? तो हम कहेंगे देखो भैया ये जो नागरिक होते हैं ना, इनको कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं, समझ गए। और ये देश के क्या होते हैं? ये आपके देश के निवासी होते हैं। क्या है ये? तो हम कहेंगे ये देश के निवासी होते हैं, समझ गए। और जो अगर ये देश के निवासी हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? कुछ विशेष अधिकार देंगे। भैया वो जो आप अधिकार दोगे वो कैसे प्रकार का अधिकार होगा? तो हम कहेंगे भैया देखो इनको हम कुछ राजनीतिक अधिकार देते हैं। कैसा अधिकार देते हैं? कुछ इनको हम राजनीतिक अधिकार देते हैं। तो आप यहां पर लिखोगे इनको राजनीतिक विशेषाधिकार उपलब्ध होता है। विशेषाधिकार जो होता है, विशेषाधिकार उपलब्ध होता है। भैया जिनको नहीं समझ में आएगा वो बताएंगे, उपलब्ध होता है। ऐसे ही यहां पर मैं इतने शब्दों को तोड़ दिया हूं कि आपको तुरंत समझ में चीजें आनी चाहिए। विशेषाधिकार का मतलब इनको कुछ ज्यादा अधिकार दे दिए गए, समझ गए। इनको कुछ ज्यादा अधिकार दे दिए, उनको हम बोल रहे हैं विशेषाधिकार, ठीक ना। जैसे आपने देखा होगा कि दो भाई अगर होते हैं तो जो बड़ा वाला होता है तो उसको कुछ ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, छोटे वाले को अधिकार कम दिए जाते हैं। क्योंकि छोटे वाला जो होता है उसको अभी इतना नॉलेज होता नहीं है, तो क्या होता है बड़े वाले को सब जगह पर जाने के लिए मिल जाते हैं परमिशन, लेकिन छोटे वाले को नहीं मिलता है। तो जो बड़े वाले को हर जगहों पर जाने के मिल गए परमिशन, तो वही उसका क्या हो गया? विशेषाधिकार हो गया। तो ऐसे आपको समझना है विशेषाधिकार क्या होता है, ठीक ना। इनको कुछ राजनीतिक विशेषाधिकार उपलब्ध होते हैं। जैसे हमने कहा आधार कार्ड, समझ गए। भारत में जो लोग रह रहे होंगे या भारत के जो होंगे, समझ गए, जो भारत के निवासी हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। लेकिन जो अब बताओ जो इंग्लैंड से आएगा वो भी तो भारत में ही है, तो भारत का व्यक्ति तो बना इस समय ना, लेकिन क्या उसके पास भी आधार कार्ड होगा? नहीं, उसके पास आधार कार्ड थोड़ी होगा, उसके पास तो पासपोर्ट होगा, वीजा होगा, ये सारी चीजें होंगी ना। तो यहां पर हमने क्या सीखा? हमने यहां पर यही सीखा कि जो नागरिक होंगे उनको कुछ विशेषाधिकार उपलब्ध होंगे। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल ले लो कि नागरिकों का आधार कार्ड होता है। एग्जाम्पल में ऐसे लिख सकते हो कि इनके पास क्या होता है? आधार कार्ड होता है। क्या होगा? इन पे आधार कार्ड होगा। लिखते रहो बढ़िया से, इनके पास आधार कार्ड होंगे, ठीक ना। अच्छा और क्या? जैसे अगर आपको समझना ही होती है और क्या आप समझेंगे? देखो यह अपने संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार है, आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। तो इनको कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध होते हैं, समझ गए, और किसी के लिए नहीं होते हैं। तो आप लिखो भारत के नागरिकों के लिए कुछ विशेष अधिकार या कुछ विशेष मूल अधिकार,
ऐसे लिख सकते हैं हम। भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार विशेषाधिकार के रूप में, विशेषाधिकार के रूप में दिया गया है। अब आपसे पूछेगा भैया वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं? तो देखो जो मूल अधिकार है ना वो भी अनुच्छेद में लिखे गए हैं, समझ गए? वो भी किस में लिखे गए हैं? वो भी अनुच्छेद में लिखे गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, आर्टिकल लिखो पहले। आर्टिकल 15 में जो भी बातें, मतलब आर्टिकल 15 में जो अधिकार लिखा गया है वो केवल भारत के नागरिकों को मिलेगा, विदेशियों को नहीं मिलेगा। कोई मान लो इंग्लैंड से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, उसको वो अधिकार नहीं मिलेगा। कोई पाकिस्तान से आ रहा है, उसको वो अधिकार नहीं मिलेगा। वो अधिकार केवल किसको मिलेगा? अनुच्छेद 15 वाला। तो हम कहेंगे अनुच्छेद 15 वाला केवल भारत के नागरिकों को मिलेगा। ये अनुच्छेद 15 में क्या, देखो बड़ा टॉपिक है, इसलिए जब हम अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, वहां आप देखोगे कि वहां पर एक भाग 3 शुरू होगा, तो भाग 3 में आप ये सब पढ़ोगे, ठीक ना? इसलिए यहां पर मेंशन करना संभव नहीं है। आर्टिकल 16 में, समझ गए? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, और दूसरे नंबर पे लिखोगे आर्टिकल 18(2). ये बाबू किसी किसी बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए आप क्या करना, इसको भी मेंशन कर लेना। सभी बुकों में ये मेंशन नहीं होता है। आर्टिकल 18(2), समझ गए? ये केवल किसको मिलेगा? तो हम कहेंगे ये केवल मिलेगा भारत के नागरिकों के। अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे इसमें, तो हमने कहा कि और कौन कौन से होंगे, तो हमने कहा इसमें आपको और मिलेंगे अनुच्छेद 19, और कौन मिलेगा? अनुच्छेद 29, और कौन मिलेगा? अनुच्छेद 30। समझ गए कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये जो आपके मूल अधिकार है ना, ये मूल अधिकार हैं। ये क्या है? तो हम कहेंगे ये सारे के सारे मूल अधिकार हैं। और ये जो मूल अधिकार हैं ये केवल किसको मिलेंगे? तो हम कहेंगे ये केवल मिलेंगे भारतीयों को, भारत के नागरिकों को मिलेंगे। शायद आप इधर वाले पोर्शन को आप समझ गए होंगे। अगर आप इधर वाले पोर्शन को समझ गए तो हम उधर चलते हैं। समझ गए? नागरिकता क्या है? एक राजनीतिक विशेषाधिकार होता है, बस समझ जाओ इतना, ठीक ना? अच्छा, अब ये जो एलियंस होते हैं ना, ये 2 प्रकार में बांटे जाते हैं। ये 2 प्रकार से बांट दिए गए हैं। एलियंस को हमने 2 भागों में ऐसे बांट दिया है। एक को हमने क्या बोला? एक को हमने बोला फ्रेंडली एलियंस, इसको बोलते हैं मित्र टाइप में। और इधर वाले को हमने क्या बोला? इनेमी, इनेमी एलियंस बोल दिया हमने, मतलब दुश्मन टाइप में। इनेमी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। मतलब ये हम कैसे लोगों को बोल रहे हैं कि ये फ्रेंडली एलियंस है, और हम कैसे लोगों को बोल रहे हैं कि ये आपके इनेमी एलियंस है? कैसे लोगों को हम बोल रहे हैं? ये बात पहले समझो, पहले अपने दिमाग में चीजों को भरो, तभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो, ऐसे देश के लोग, जिस देश के साथ भारत का संबंध अच्छा हो, समझ गए, मित्रवत व्यवहार हो, वहां के लोग अगर भारत आएंगे तो उनको हम कहेंगे फ्रेंडली एलियंस कहेंगे। समझ गए? उनको हम क्या कहेंगे? फ्रेंडली एलियंस कहेंगे। अब बताओ, आप बताओ किसको हम फ्रेंडली एलियंस बोलेंगे? फ्रेंडली एलियंस हम उनको बोलेंगे जिस देश के साथ भारत का संबंध अच्छा होता है, वहां के लोगों को, अगर वहां के लोगों को हमें क्या बोलना है? फ्रेंडली एलियंस बोलना है। समझ गए? तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे एक शब्द में? हमने कहा जिस देश के साथ, देश के साथ भारत का संबंध मित्रवत हो या अच्छा हो, या अच्छा हो। 1 मिनट पेन बदल लेते हैं।
ठीक ना। जिस देश के साथ भारत का संबंध मित्रवत हो या अच्छा हो, तो वहां के लोगों को हमें क्या बोलना है, फ्रेंडली एलियंस। जैसे अब मान लो अमेरिका से कोई आया, भैया अमेरिका से लगभग अपना देश मतलब अपना रिलेशन अच्छा ही है, तो हम क्या समझेंगे, वहां के लोगों को फ्रेंडली एलियन समझेंगे। रूस से कोई आएगा, फ्रेंडली एलियन समझेंगे। अब पाकिस्तान से अगर कोई आएगा तो हम क्या कहेंगे, एनिमी एलियन से बोलेंगे, ठीक ना, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा क्या चलता है, हमेशा वार और चलता रहता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो भारत का जिस देश से युद्ध चल रहा हो, समझ गए, भारत का जिस देश से युद्ध चल रहा हो, कहने का मतलब लाइक पाकिस्तान से अपना युद्ध चलता है ना, तो पाकिस्तान के जो लोग होंगे ना, अगर अपने देश में आएंगे तो उनको हम एनिमी एलियन समझेंगे, समझ गए। जो और बाकी मूल अधिकार है, मूल अधिकार आप पढ़ोगे, टेंशन मत लो। मूल अधिकार के लिए अभी जितना बता रहा हूं केवल इतना रट लो, तो उसके बाद हम आगे के मूल अधिकार पढ़ेंगे। बाबू ये पूछता है कि बताओ कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं मूल जो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं, तो हम कहेंगे 15, 16, 18, 2, 19, 29 और 30। पढ़ लेना बढ़िया से ये सब, ठीक ना, बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप भैया आप ही भोगोगे, ठीक ना। हाँ, तो इतना आगे इतना पढ़ लो, तब हम थोड़ी सा और आगे चलते हैं। देखो ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए। अगर फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए तो भैया आगे देखो आप। अरे भैया भाई नहीं सब आगे देखेंगे। अब हम अनुच्छेद पढ़ने चल रहे हैं कि आर्टिकल 5 में क्या है। आर्टिकल 5 का मतलब अनुच्छेद 5। आर्टिकल 5 का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद 5, ठीक ना। तो हम भैया 5 में क्या पढ़ेंगे, हम कहेंगे भैया इसमें ये है अधिवास के आधार पर नागरिकता। क्या भैया, तो हम कहेंगे हम भैया जो नागरिकता प्रदान कर रहे हैं दो चीजों के बेस पर, जुस्सोली और जुस सैंग्विन के आधार पर कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं भैया आर्टिकल जो ये 5 है, ये बताओ इसमें किसके आधार पर नागरिकता दी गई है। तो हम कहेंगे भैया यहां पर आप लिखोगे अधिवास, अधिवास, और अधिवास को हम एक शब्द और कहते हैं आवास, और अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है डोमिसाइल। डोमिसाइल, ठीक ना। तो यहां ये 3 वर्ड हैं, अधिवास, आवास, डोमिसाइल, के आधार पर नागरिकता। अगर किसी भी व्यक्ति को, समझ गए, आवास के आधार पर नागरिकता दी जाए या अधिवास के आधार पर या डोमिसाइल के आधार पर नागरिकता दी जाती है, तो उसको हम कौन से अनुच्छेद में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 5 में पढ़ते हैं। अच्छा अब देखो, अधिवास, आवास, डोमिसाइल, 3 के तीनों शब्द एक ही हैं, समझ गए। ये दोनों आप पर्यायवाची और ये आपका इंग्लिश टर्म्स है। आपने कई बार आपने फॉर्म डाला होगा, तो वहां आपसे पूछा जाता है कि भैया आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हो या आप बिहार के डोमिसाइल हो, समझिए पूछा जाता है आपसे। समझिए डोमिसाइल का मतलब ये होता है लोकल हो कि नहीं, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो कि नहीं, समझ गए, इसीलिए वहां पर लिखा जाता है डोमिसाइल। तो आज के बाद अब पूछना मत किसी से कि डोमिसाइल क्या होते हैं। तो डोमिसाइल क्या होता है, मतलब अगर आप वहां उस जगह से बिलोंग करते हो तो आपको क्या बोला जाता है, डोमिसाइल बोला जाता है। शायद क्लियर हो गया ये, समझ गए। तो अधिवास, आवास या डोमिसाइल के आधार पर अगर से नागरिकता दी जाती है तो भैया इसके पीछे क्या क्या शर्तें होंगी, तो आप यहां पर लिखो शर्त क्या क्या है। शर्त लिखेंगे बहुत अच्छे से, एक एक चीज क्लियर करके लिखना। पहली शर्त क्या है इसने, पहली शर्त इसने ये बोला है कि भैया आपका जन्म भारत में होना चाहिए। कहां होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। भारत क्या है, तो हम कहेंगे भारत एक संघ है, और क्या है, ये है भारत, यही तो है भारत, ये भारत। भारत क्या है, तो हम कहेंगे भारत एक संघ है।
ठीक ना। और एक ऐसा संघ है जैसे लाइक अ ब्लैक होल, आपको पता ही है कि इसमें राज्य अगर से मिल जाते तो दोबारा निकलने का उनके पास अधिकार नहीं होता। यही सब है। पहली शर्त क्या है? तो भाई पहली शर्त है कि आपका जो जन्म होगा भारत में होना चाहिए। ठीक ना। तो यहां पर आप लिखेंगे भारत में जन्म होना चाहिए, भारत में जन्म होना चाहिए। भारत का मतलब ये हुआ बाबू कि आपका जन्म यहीं पर होना चाहिए, भारत में, समझ गए? सीमा क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। भैया अब मान लो कि कोई ब्रिटेन से आई है कोई महिला और वो अपने बच्चे को जन्म कहां पर दे देती है? भारत में, तो क्या उसको भी मिलेंगे? अरे गधे, अभी और शर्त पढ़ो। ठीक ना, अभी उसमें और शर्त पढ़ेंगे। अब दूसरी शर्त क्या इसमें लगा दिया उसने? देखो दूसरी शर्त क्या बोल दिया। अब कह रहा है, पहली शर्त तो आपको समझ में आया, जन्म भारत में होना चाहिए। अब दूसरी शर्त बोला, कह रहा है माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए। मतलब माता पिता बोले तो इसका मतलब आपको ये समझना है, या तो उसमें माता का जन्म भारत में हुआ हो या तो उसमें पिता का जन्म भारत में हुआ हो, मतलब उनमें से एक का जन्म भारत में होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे बाबू? हम ऐसे लिखेंगे, या तो माता का, समझ गए? या तो माता का या पिता का, या पिता का जन्म कहां होना चाहिए? जन्म भारत में हुआ हो, ये भी होना चाहिए। ये दूसरी शर्त है इसकी। दोनों शर्त क्लियर हो गई। मतलब बच्चे का जन्म भारत में होना चाहिए, और अगर भारत में जन्म हो गया तो और भी शर्त है, या तो माता का जन्म या पिता का जन्म, दोनों में से किसी एक का जन्म कहां पर होना चाहिए? तो हम कहेंगे दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए। समझ गए? अब तीसरी शर्त पे लिखोगे भैया, तीसरी शर्त भी है। तीसरे शर्त में यह बोला गया है कि जब अपना संविधान लागू हुआ तो उसके 5 वर्ष पहले से कम भारत में उसे रहना चाहिए था। ये भी आप लिखोगे। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे? संविधान के आरंभ, संविधान के आरंभ में, संविधान के आरंभ में, या ऐसे लिखो, संविधान के आरंभ होने से पहले, होने से पहले 5 वर्ष भारत में रहा हो। अब आप कहोगे भैया संविधान आरंभ का मतलब क्या है? तो हम कहेंगे ये अपना संविधान कब लागू हुआ? तो आपको पता है ना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके 5 साल से क्या होना चाहिए? हम कहेंगे इसके 5 साल से पहले उसे भारत में रहना चाहिए था। अगर रहेगा तो वो बनेगा, अगर नहीं रहेगा तो भारत की नागरिकता नहीं पाएगा। समझ गए? और हमें यह भी पता है 26 जनवरी 1950 को अगर से हम क्या मनाते हैं, मतलब इस दिन अपना संविधान लागू हो गया था, तो हम इसी दिन को अब क्या मनाने लगे? गणतंत्र दिवस मनाने लगे। ये हो गया भैया। क्या आ गया? आपने देखा अनुच्छेद 5 में डोमिसाइल के आधार पर अगर से किसी को नागरिकता देनी होती है तो उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहला तो उसका जन्म भारत में होना चाहिए, दूसरा उसके माता पिता में से एक का जन्म कहां पर होना चाहिए? भारत में होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे ये बोला है कि भैया जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ उसके कम से कम 5 साल से आप कहां रह रहे हो? भारत में रह रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1945 से भारत में रह रहे हो। अगर नहीं रहोगे तब नहीं मिलेगा इससे। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे चलो, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 6। अब क्या पढ़ेंगे हम? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 इसमें बोला गया है प्रवास के आधार पर, इसमें बोला गया है प्रवास के आधार पर, प्रवास के आधार पर नागरिकता, प्रवास के आधार पर नागरिकता दी गई है इसमें।
अब इसमें भी शर्त होंगे। पहले आप समझो प्रवास का मतलब क्या होता है। प्रवास का मतलब यहां समझेंगे। प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं प्रवास को, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन याद रखे रहना। और माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। और प्रवास का मतलब यह होता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हों, कहने का मतलब यहीं बगलिया में देखो पाकिस्तान है, यह है पाकिस्तान, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, प्रवास के आधार पर उनको हम नागरिकता देंगे। समझे, पहले बात समझो, पाकिस्तान से भारत आए हों, किसको, पाकिस्तान से भारत आए हों, सभी तो ये प्रवास वाली डिफिनेशन क्लियर होगी। तो आपको ये समझना है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको हम क्या देंगे, आर्टिकल 6 के हिसाब से उनको हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। समझ गए, उनको हम क्या प्रदान करेंगे, भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। तो हम अब वही पढ़ेंगे। इसका मतलब अब इसमें शर्त क्या है, पहली शर्त इसमें होगा कि वो पाकिस्तान का डोमिसाइल है। कहां का है, तो हम कहेंगे वो पाकिस्तान का डोमिसाइल, भैया इसका तभी तो वो भाग के यहां आएगा, पाकिस्तान का डोमिसाइल होना चाहिए। कोई नहीं पूछेगा डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, होना चाहिए, कोई नहीं पूछेगा डोमिसाइल का मतलब क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे डोमिसाइल का मतलब होता है आवास, लोकल आवास, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिसाइल बोलते हैं। ठीक ना, ये भैया पहले आप बढ़िया से रख लो। पहले तो यही शर्त है, क्या शर्त में लिखोगे, पाकिस्तान का डोमिसाइल होना चाहिए। जब वो पाकिस्तान का रहेगा तभी तो भारत भाग के आएगा, तभी तो उसको हम नागरिकता देंगे। अब दूसरे नंबर पे क्या बोला गया, दूसरे नंबर पे एक कट ऑफ डेट बनाई गई है, और ये जो कट ऑफ डेट होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होती है। सबसे पहले आपको इस डेट के बारे में ही जान लेनी चाहिए, ठीक ना। पहले आप लिखो कट ऑफ डेट क्या है, कट ऑफ डेट, समझ गए, ये कौन सी डेट भैया, यही डेट जो है ना, यही डेट जो होती है सीमा तय करती है कि हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। ये डेट है 19 जुलाई, बढ़िया से लिखना है, 19 जुलाई और 1948। चलो भैया अब बताओ, कट ऑफ डेट आपको पता चल गई, कट ऑफ डेट क्या है, तो हम कहेंगे 19 जुलाई 1948 को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ डेट बताएं बोलते हैं। कट ऑफ डेट का मतलब क्या हो रहा, हम कहेंगे कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि देखो ये जो डेट होती है ना, अगर इसके पहले भारत से कोई आया है या इसके बाद कोई आता है तो हमें क्या समझनी है। जैसे आप कहें, हम कहें, जैसे मान लो मान लेते हैं कि दो आदमी हैं, 6 मीटर कूदना है, समझ गए। अब अगर ये 6 मीटर कूदना है तो आप कहोगे इसका मतलब ये जो 6 मीटर आपने बना दिया है, तो ये क्या बना दिया, एक कट ऑफ बना दिया है, समझ गए। अब इससे आगे इसके अगर आगे आदमी चला जाता है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, वो तो जाएगा ही ना, वो तो जा ही सकता है ना। तो ऐसे ही इसमें भी क्या बनाया गया, तो कट ऑफ इसी को बोलते हैं। मतलब एक आप कोई जगह फिक्स कर दो, और फिक्स करने के बाद वहीं से आप क्या करो, किसको नागरिकता कब देनी है, किसको नागरिकता कब देनी है, वहीं से आप डिसाइड करो। तो यहां पर अपनी कट ऑफ डेट कहां पर फिक्स की गई है, तो हमने कहा 19 जुलाई 1948 को एक कट ऑफ डेट बनाई जाती है। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये बताओ कट ऑफ डेट क्या थी, समझ गए। मैं ये मिटा रहा हूं यही क्योंकि मुझे शर्त लिखनी है। कट ऑफ डेट क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि अगर कोई कट ऑफ डेट से पहले भारत आया हो, कट ऑफ डेट पता है ना, 19 जुलाई 1948 कट ऑफ डेट से पहले भारत आया हो, से पहले भारत आया हो, भारत पाकिस्तान का वो निवासी हो और कट ऑफ डेट से पहले आया हो, तो उसे 6 महीने केवल भारत में रहने होंगे। 6 महीने रहने के बाद उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है,
सकती है। ठीक ना, लिखो बढ़िया से। कट ऑफ डेट से पहले भारत आया हो तो उसे 6 महीने रहने के बाद उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लिख लो भैया, बढ़िया से लिख लो आप। ठीक ना, एक तो शर्त ये है। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब बाबू एक शर्त और कह रहा है कि भैया जिसके पास 2 शर्तें हो गई, अब एक शर्त आपको यहां पर और रखना है। अब उसमें से क्या कह रहा है, कह रहा भैया देखो एक शर्त और मान लो ना, इतने शर्तें कम है अभी, तो अब एक शर्त क्या है, हमने कहा कि देखो पहले ये जो पाकिस्तान था ये भारत में ही था। कहां था ये, हमने कहा ये भारत का ही हिस्सा था, जैसे पाकिस्तान था तो ये भारत में ही आता था। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, हम इसको बोलते थे ना अविभाजित भारत बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, हम अविभाजित भारत बोला जाता, अविभाजित भारत बोला जाता था इसको। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, 15 अगस्त 1947 के पहले की बात कर रहे हैं। ठीक ना, 15 अगस्त 1947 के पहले की बात कर, क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त 1947 को ये जो अपना संघ था ये 2 डोमिनियंस में टूट गया, एक पाकिस्तान और एक भारत में। सब पीछे पड़ के आए हो आप। ठीक ना, ऐसे ही इसको हम क्या बोलते हैं, अविभाजित भारत बोलते हैं। अब कह रहा तीसरे शर्त में यही कि देखो या तो उनके माता पिता या तो उनके दादा दादी में से किसी एक को अविभाजित भारत में पैदा होना चाहिए था। समझ गए, यहां हम लिख लेंगे तीसरे वाले में माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में होना चाहिए। ठीक ना, किसी का जन्म किस में हुआ हो, अविभाजित भारत में। अविभाजित भारत का मतलब जब भारत बटा नहीं था तब की बात कर रहा हो। अविभाजित भारत का मतलब जब भारत बटा नहीं था तब की बात कर रहा था वो। ठीक ना, अब आगे हम चलेंगे थोड़ी और, ये लिख लो, तब अनुच्छेद पढ़ेंगे 7 नंबर पे। आपको अनुच्छेद समझ में आ रहे हैं। देखो अनुच्छेद में चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है, अंदर जो चीजें लिखी हो तो बतानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि ना शर्त आपको क्लियर होगा ना आपको और चीजें क्लियर होंगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, पढ़ाने ना पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। ठीक ना, ऐसे रटवा भी सकता था कि नागरिक मतलब भाग 5 में क्या है, आवास के आधार पर नागरिकता, भाग 6 में क्या है तो वहां हम बोलते प्रवास के आधार पर नागरिकता, 7 में क्या है तो हम कहेंगे पुनर्प्रवास है। ठीक ना, वो सब बता सकते थे हम भी, लेकिन जब तक आप चीजों को नहीं समझ पाओगे, बताओ कैसे आप याद करोगे चीजों को, नहीं याद। कोई पूछ ले कट ऑफ डेट क्या होती, सब कुछ पता ही नहीं, मतलब क्या है। ठीक ना, आगे लिखेंगे आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 7 में हम लिखते हैं पुनर्प्रवास, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है ना, के आधार पर नागरिकता। अब पहले आप समझो कि रिवर्स माइग्रेशन है क्या, पुनर्प्रवास है क्या। जैसे देखो कोई आदमी क्या हुआ, पहले एक बार पाकिस्तान से कहां आया, भारत आया, या ऐसे मान लो इंडिया से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर इंडिया में भाग आया, इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स माइग्रेशन। समझ गए। अगर यहां पर पुनर्प्रवास को मतलब समझना होगा तो आप कैसे समझेंगे, आप ऐसे ही समझ जाओ कि जैसे पहले कोई इंडिया में था और इंडिया से ये कहां भाग गया, पाकिस्तान। कहां भाग गया ये, पाकिस्तान।
और पाकिस्तान में जब इसके ठिकाना नहीं लगा तो फिर से ये भागा है कहां पर, फिर से ये इंडिया में भागा है। अब इंडिया में इसका ठिकाना लग गया, समझ गए? मतलब पहले ये कहां गया, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान वाले भगा दिए होंगे, फिर से भाग के आए इंडिया में। ये पाकिस्तान में इसको मजा नहीं मिला, तभी ये लोग फिर से कहां भाग आए, फिर से ये लोग इंडिया भाग आए। इसको बोला जाता है रिवर्स माइग्रेशन। एक बार ये माइग्रेट किए, माइग्रेट करके कहां गए, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान वालों भगा दिए होंगे बेचारों को, और भगाने के बाद ये फिर कहां आ गए, इंडिया में आ गए। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। मतलब एक बार माइग्रेट किए फिर दोबारा माइग्रेट कर गए, उल्टा उसी डायरेक्शन में फिर से माइग्रेट कर गए, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये अब ये आपको ये भी समझना है। अब इनके कैसे नागरिकता दी है, ऐसे ये लोग दोगले होंगे तो इनको हम कैसे नागरिकता देंगे, देखो कैसे देते हैं। शर्त नंबर पहली, अब आए हो खिसिया खिसिया के तो आपको भी तो नागरिकता देनी ही पड़ेगी। तो इनसे बोला गया भैया उसका जन्म भारत में होना चाहिए, लेकिन कौन से भारत में, अविभाजित भारत में। समझ गए? पहला यहां पर लिखो, इनका जन्म अविभाजित भारत में होना चाहिए। इनका जन्म अविभाजित भारत में होना चाहिए। अब आपको यह भी समझ में आया, अविभाजित का मतलब कि भारत जब पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था, मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले की बात कर रहा है। समझ गए? दूसरे नंबर पे वही भैया आर्टिकल 6 वाला सब लगा दो, और क्या। दूसरा शर्त क्या है, दूसरी शर्त में आप वही लिखोगे, माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताऊं आज, देखो सबसे पहले आप तो अपने दिमाग में याद रखो कि पढ़ना है, नौकरी लेना है, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे, ज्यादा नागरिकता 15 से 20 मिनट में खत्म। लो भैया याद कर लो। 5 में क्या है, 5 में बोल दिया आवास के आधार पे नागरिकता है। 6 में क्या है, तो उन्होंने बोल दिया माइग्रेशन के आधार पे नागरिकता है। 7 में क्या है, रिवर्स माइग्रेशन है। ऐसे ऐसे करके फटाफट याद कर लो। कितने, 5 से लेकर 11 तो हैं, तो सीधे सीधे आपको सीधे 6 आर्टिकल रटवा दिए, कहे नागरिकता खत्म। समझ गए? उससे मैं बता रहा हूं आज के डेट में कुछ होना जाना नहीं है, केवल यूट्यूबर्स का केवल व्यूज बढ़ाओगे आप। समझ गए? अगर आपको पढ़ना है बढ़िया से लेक्चर कंप्लीट करो, लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उनका रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद आपको अगर कुछ डाउट रहता है पेपर सॉल्व करो सीधे। मैं कह रहा हूं यहां से आप लेक्चर उठाओ, यहां से लेक्चर कंप्लीट करने के बाद सीधे नागरिकता के जितने क्वेश्चन अभी तक आए सभी करो। देखो अगर कोई क्वेश्चन बचे तो फिर बताना। समझ गए? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के उसी हिसाब से इसको मैं सेट किया हूं। समझ गए? ये जो लेक्चर बनाए गए हैं तो आपको उसी हिसाब से पढ़ने भी हैं। समझ गए? केवल आप विधिवत पढ़ो, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सब हम लोग यहां से निपटा के जाएंगे। समझ गए? केवल नागरिकता खत्म होना दो। जैसे अभी आपने देखा होगा भाग 1 खत्म हुआ है, पढ़ो चाहे जहां से पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो। भाग 1 में क्या आपसे पूछ सकता है, पढ़ो, लगाओ क्वेश्चन जितना लगा पाओ आप। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा चलो इस पे आते हैं। पहले तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त इसकी क्या है। अब भैया देखो एक चीज और बनाई गई है इसमें, एक बनाया गया है रीसेटलमेंट एक्ट आता है। क्या आता है, यहां आप लिखो रीसेटलमेंट एक्ट आता है। और ये कब आता है, तो हम कहते हैं 1947 में आता है। रीसेटलमेंट एक्ट आता है 1947 में आता है। अब ये रीसेटलमेंट एक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं भैया, देखो रीसेटलमेंट दे रखा है। यही जो आप देख रहे हो कि एक बार कोई भारत आ रहा है, फिर कोई पाकिस्तान जा रहा है, फिर कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है, भारत का बंटवारा हो रहा है, मतलब पाकिस्तान और भारत में बट रहा है। तो यहां पर जो लोग हैं कोई
सब कंफ्यूज हैं, कहाँ जाए, उसमें जाए कि इसमें जाए, इसमें रहें कि उसमें रहें। तो इनको जहां समझ में आ रहा है वहां आ जाते हैं, वहां नागरिकता ले रहे हैं। समझ गए? तो इनको हमें क्या करना है, रीसेटल करना है। रीसेटल का मतलब इनको हमें अच्छे से सेटल कर देना, ताकि अब अगर कोई भारत आ रहा है तो ये भारत करे, और कोई पाकिस्तान जा रहा है तो कोई पाकिस्तान करे। तो यहां पर बोला गया कि भैया ये क्या हो गए, रीसेटलमेंट हो गए। तो रीसेटलमेंट एक्ट 2 यही आया। अब इसमें क्या बातें बोली गई, बोला गया देखो 1 मार्च, लिख लो, डेट लिख लेते सीधे, 1 मार्च 1947, ये क्या है, रीसेटलमेंट वाला एक्ट इसी दिन आया था, इसीलिए इसको बोला गया 1 मार्च 1947 बोला गया है। कह रहा है 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत आए, कब आए, 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत आए, कहां आए, जो भारत आए, पहले नंबर पे आपको ये होना चाहिए कि इनका जन्म अविभाजित भारत में होना चाहिए। दादा दादी या माता पिता में से कोई एक का जन्म कहां पर हो, अविभाजित भारत में हुआ हो। फिर कह रहा है 1 मार्च 1947 के बाद अगर सही इनको याददाश्त इनकी आ गई कि भारत चलें, क्योंकि आपको पता है ना ये कौन है, इंडिया से पाकिस्तान भागे थे, फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गए। तो इंडिया वालों ने क्या कहा कि भैया आओ, जब आ ही गए तो अगर आपकी आंखें खुल गई हैं तो अच्छी बात है। तो अगर ये कह रहा है 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत आया है, तो उसको हम क्या करेंगे, 6 महीने में नागरिकता दे देंगे, 6 महीने के बाद, ठीक ना, ऐसे लिखा जाता है, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद नागरिकता दी जा सकती है, नागरिकता दी जा सकती है, दी जा सकती है। क्लियर? और कुछ है वो नहीं इसमें यार, ठीक, और कुछ है वो नहीं। बाकी आगे आपको समझना ही है कि कहां से कहां तक है। आगे जब वो एक्ट आएगा तो फिर इनको मतलब एक और फिगर बनाया जाता है कि इनको 14 मई 1954 के बीच में जो आते हैं उनको ऐसे दिया जाता है, बाकी लोगों को नहीं दिया जाता है। तो इसमें मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, बस इतना बहुत है, ठीक ना। ये हटा रहे हैं, अब थोड़ी से आर्टिकल नंबर 8 पे चलेंगे। भैया देखो, पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, ऐसे अगर आप हल्के में पढ़ोगे ना तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक ना। अब इसमें हम कहेंगे आर्टिकल 8 पे आते हैं, और जब ये आर्टिकल हम 8 पे पहुंचते हैं तो आपको इसमें क्या समझने हैं, इसमें आपको ना रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता दी जाती है। किसके आधार पे, तो हमने कहा रजिस्ट्रेशन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। अब ये रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पंजीकरण। कहने का मतलब ये हुआ कि पंजीकरण, पंजीकरण मतलब पंजीकृत है। रजिस्ट्रेशन आप इतना तो समझ ही रहे हो कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर अगर हम नागरिकता दे रहे हैं तो इसमें कुछ खास शर्त तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़े बहुत याद होनी चाहिए कि हम किनको रजिस्ट्रेशन के आधार पर देते हैं। तो हम कहेंगे भारत के व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है। ऐसे कैसे, शर्त में अगर आप लिखना ही चाहते हो तो लिख लो, यहां लिखोगे भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है, दी जाती है। अभी तो आपको यह भी नहीं समझ में आता भारतीय मूल, ये भी आप समझ लो बढ़िया से पहले। जैसे देखो, अगर इसको कभी भी ना, एक बात आपको बताएं, इसमें ऐसे रजिस्ट्रेशन दे रखा है, लेकिन सही इसमें अगर आपको लिखना होगा ना तो यहां पर लिख लेना NRI, ये लिखना, ये ज्यादा अच्छा शब्द पड़ेगा आपके लिए, ठीक ना। मतलब यहां ये NRI लिखना। अभी इसके बारे में बता देता हूं, पहले उसके बारे में बता देता हूं तब आता हूं। ये है NRI। अब ये NRI जो होता है ये कौन होते हैं, तो हम कहेंगे भैया देखो,
कुछ लोग हैं ना, ये है भारत, और भारत से कुछ लोग माइग्रेट करके, जैसे सऊदीया हुआ, दुबई हुआ, ऐसे जगहों पर ये लोग चले जाते हैं कमाने के लिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो भारत के रहते हैं, बाहर जाके लोगों से शादी कर लेते हैं और वहां पर जाके ये लोग सेटल हो जाते हैं। समझ गए? तो वही चीज आप यहां समझो, जो आदमी भारत का व्यक्ति है, मतलब उसका जन्म भारत में हुआ है, पहले वो भारत का नागरिक रहा भी है, और वो क्या कर दिया है, चाहे वो विवाह करके बाहर चला गया हो, चाहे वो कमाने के लिए बाहर चला गया हो, और अगर कोई व्यक्ति भारत से 6 महीना से ज्यादा बाहर रहता है तो उसको हम बोलते हैं NRI बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम NRI बोलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, जो व्यक्ति भारत से 6 महीना से ज्यादा बाहर हो उसको आप क्या बोलेंगे? NRI बोलेंगे। और NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। समझ गए? नॉन का मतलब नहीं, मतलब रेसिडेंट का मतलब रहना, ठीक ना, रहना, और इंडियंस का मतलब भारतीय। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि ऐसे भारतीय जो भारत में रह नहीं रहे हैं भारत के, लेकिन वो भारत में रह नहीं रहे हैं, इनको हमें क्या बोलना है? NRI बोलना है। जैसे कोई लोग सऊदीया चले जाते हैं तो 6 महीने क्या मतलब वो साल 2 साल के बाद आते हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे? NRI बोलते हो। कुछ लोग होते हैं शादी करके वहां पर इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं, तो उनको आप क्या बोलने लगोगे? NRI बोलने लगोगे। अब अगर उनको मान लेते हैं कि धीरे धीरे उनकी नागरिकता खत्म हो जाती है, जब वहां की दूसरे जगहों की नागरिकता ले लेते हैं और उनको फिर से भारत की नागरिकता चाहिए, तो ऐसे लोगों को अगर से हमें नागरिकता देनी होगी तो हम उनमें अनुच्छेद 8 के हिसाब से देते हैं। समझ गए? अनुच्छेद 8 के हिसाब से देते हैं। लेकिन अब आपको इसमें पता होना चाहिए भैया, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें शर्त क्या लिखोगे? भैया शर्त इसका क्या है? तो आप कहोगे भैया पहली बात तो ये भारतीय मूल, मतलब कहने भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए। भारतीय मूल का मतलब ये हुआ कि इसका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन ये किसी कारणवश दूसरे देशों में चला गया था और वहां पर ये जाके 6 महीने से ज्यादा रहा, और 6 महीने ज्यादा रहने के बाद 6 महीने ज्यादा रहने के बाद वहीं पर जाके वहां की नागरिकता ले लिया, तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। तो याद रखे रहना कि इसमें केवल भारतीय मूल का होना चाहिए, ये इसकी पहली शर्त रही थी, ठीक ना। और शर्त लिखवा देता हूं इसमें, ठीक ना, और शर्त इसमें लिखवा देता हूं। जैसे अभी मान लेते हैं एक शर्त आपका यही हुआ, भारतीय मूल का होना चाहिए, भारतीय मूल का होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त में भैया माता पिता दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में होना चाहिए। सीधा ये लिखेंगे, माता पिता, ये तो ये सब में लगभग कॉमन ही आता है, दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए, ये शर्त थी इसकी, ठीक ना। ये 2 होने चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 9, आज सब खत्म कर देने हैं। आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 में बहुत बड़ी बात बोली गई है। आर्टिकल नंबर 9 में यह बोला गया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता 9 में क्या है? तो आप लिखोगे एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अब बताओ मेरे को एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, ये बताओ आप। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब यह है, अगर आप भारत के नागरिक हो और उसी समय आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को होल्ड कर लिया, मतलब रख लिया या पा लिया, तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। समझ गए? और यही जो एकल नागरिकता, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में किस देश से लिया गया है? तो आपको याद होना चाहिए कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो हम कहेंगे ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो यह बात आप बढ़िया से याद रख लेना, यही क्वेश्चन पूछता उठा के। समझ गए? और एकल नागरिकता का मतलब ये होता है सिर्फ
कि अगर भारत की नागरिकता आपके पास है आज और आपने जाके प्रेजेंट टाइम में किसी और देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो आप केवल भारत की ही नागरिकता रख सकते हो, किसी और देश की नागरिकता अपने पास नहीं रख सकते हो। ये पॉइंट इसमें है। ठीक ना, आर्टिकल 9 तक देख लिए। अब आएंगे आर्टिकल 10 पे। आर्टिकल 10 हेडिंग बनाओ, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 का मतलब अनुच्छेद 10। ठीक ना, अब ये क्या कहता है? ये कहता है देखो, आपकी नागरिकता तब तक ही बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करोगे। मतलब अगर आप कोई देश विरोधी काम करते हो तो आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो यहां पर वही लिख लो, देश विरोधी काम करने पर, देश विरोधी काम करने पर नागरिकता खत्म कर दी जाती है। देश विरोधी काम का मतलब जैसे अभी मान लेते हैं ना, आतंकवादी काम कुछ लोग करने लगते हैं, बम बनाने लगते हैं, तो मतलब लाइसेंस के अलावा उड़ने लगते हैं, तो ऐसे लोगों की नागरिकता क्या कर दी जाती है? जब्त कर ली जाती है। देखो अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अब हम आते हैं आगे वाले में। आर्टिकल, इसमें कुछ नहीं, बस इतना पढ़ लेना बस। आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में क्या बोला गया? आर्टिकल 11 में यह बोला गया है कि देखो, नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। ये लिखो पहले, नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। ठीक ना, नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगी? संसद। जैसे मान लेते हैं कि नागरिकता में किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है, कुछ आपको संशोधन करना, ये सब कौन करेगा? तो हमने कहा ये सारी की सारी चीजें संसद करेगी। अब इसमें एक चीज आपसे और पूछता है ना कि ये जो बताओ नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये कौन से मंत्रालय में आता है? तो यहां आप लिख लेना, मंत्रालय का नाम अगर से पूछे तो यहां पर आप लिखेंगे गृह मंत्रालय। ठीक ना। तो दो चीजें इसमें हैं कि अगर आपसे पूछा जाए बताओ आर्टिकल 11 में क्या, तो आप कहेंगे नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? भारतीय संसद बनाएगी। अगर आपसे पूछा जाए बताओ मंत्रालय कौन है जिसमें नागरिकता आती है, तो हम कहेंगे गृह मंत्रालय है। देखो हम लोग अभी नागरिकता में केवल अनुच्छेद तक पढ़े हैं, अभी इसमें बहुत सारे अधिनियम आए हैं, कुछ संशोधन हुए हैं। ठीक ना, अभी उन सब चीजों को हम अगले वाले लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक ना, ठीक।